अपने बारे में, गाय के बारे में बताने में अगर दिक्कत हो रही है, बैल के बारे में तो बता सकते हैं ना? है? बताओ, आप 2 लाइन कोई बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम बात ये करेंगे आज निबंध के बारे में। सबसे पहली चर्चा ये हमको कर लेनी चाहिए कि ये निबंध आखिर हर जगह क्लास 5th से शुरू हो जाता है, 4th से शुरू हो जाता है, हर जगह पाठ्यक्रम में रखा क्यों जाता है? तभी तो समझ में आएगा कि निबंध की महत्ता क्या है। भाई 4th में आप लिखवा रहे हो, यूपीएससी में भी लिखवा रहे हो, है ना? और जितनी भी परीक्षाएं हैं, कोई एक परीक्षा आप बताइए जिसमें मुख्य परीक्षा में निबंध जैसा कुछ ना हो। आपको मिलेगा नहीं जल्दी। एसएससी में भी निबंध होता है, यूपीएससी में है ही है, जितनी बोर्ड के एग्जाम है सब में है ही है, ये आपका यूपीपीएससी में है ही है। तो इसको क्यों रखा जाता है? पाठ्यक्रम तो सिंपल सी बात है, हम देख लेंगे। ये पाठ्यक्रम है आपका छोटा सा, और इस पाठ्यक्रम में से 3 निबंध आपको लिखने हैं। कुल 120 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है, और इसकी महत्ता यहीं से आपको समझ जानी चाहिए कि टोटल आपकी परीक्षा कितने मार्क्स की है? 400 मार्क्स की। और इसमें से निबंध कितना है? 120। ये कितना हो गया परसेंट में? कितना हो गया? 400 का 120 कितने परसेंट हुआ? 30%। 30%, सीधे 30%। 40 × 3, 10% ऐसे निकाला जाता है। मैथ्स ऐसे किया करिए। 10% 40 हो गया, ये 3 गुना है, ठीक है? तो 30% हो गया ना। यहाँ परसेंट मत लगाइए, 10% ये हो गया ना 40, तो 30%। यानी कि पूरे पाठ्यक्रम का 30% तो निबंध है आपके। और इस 30% को आप ये मान के चलिए कि आपके रैंक, आपके सिलेक्शन, उसका ये आधार है। हर एक पेपर को आपको महत्व देना पड़ेगा। हर एक पेपर को महत्व नहीं देंगे तो समस्या होने वाली है। जैसे वहां पे मैं कह रहा हूं कि गद्यावतरण में एक एक नंबर बढ़ाना है, ओकैब गलत नहीं होने देना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 3 बड़े-बड़े निबंध आपको लिखने हैं, बहुत बड़े नहीं। यहाँ निबंध की सीमा है 600 शब्द। यहाँ पे सीमा कितनी है? 600 शब्द। अब 600 600 600 के 3 निबंध आपको लिखने हैं। अब इसमें पीसीएस और इसमें यहाँ अंतर है। पीसीएस में होता है 800 नंबर का, यूपीएससी 700 नंबर का, सॉरी, वहां पे 800। बीओ के एग्जाम में 800 नंबर का है, किसी एक एग्जाम में है। पीसीएस में 700, यहाँ 600। यूपीएससी में जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, है ना? तो इस तरीके से निबंध हर जगह, मतलब ये नहीं है शब्द सीमा में। अच्छा, निबंध का नाम है नि और बंध। तो निबंध का अर्थ क्या होता है ना? तो दूसरी बात ये भी है कि बंधा हुआ हो, ठीक है? अब बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ, अगर निबंध का सीधा अर्थ हम निकालें तो उस निबंध का सीधा अर्थ है कि जो बंधा ना हो, जो बंधा ना हो, जिसपे कोई बंधन ना हो, बंधन से मुक्त हो। तो बंधन से मुक्त है, तो आपसे पूछा गया आपका क्या नाम है, तो आपने कहा कि गाय हमारी माता है, क्योंकि बंधन से मुक्त मुक्त है। आपसे पूछा गया भारत पर निबंध लिखो, तो आपने कहा पाकिस्तान भारत का दुश्मन है ना? इनसे पूछा गया कि जरा आप बताओ कागज पर एक निबंध लिख दो, तो उन्होंने कहा पेंसिल की नोक टूट गई है, क्योंकि कोई बंधन है नहीं। ये गलत हो जाएगा। बंधन ना होने का मतलब है कि टॉपिक से जो दिया जाएगा वही रहेगा, लेकिन टॉपिक के अंदर बंधन नहीं है। बात समझ में आ रही है? टॉपिक को लेकर बंधन है। जैसे आपको दिया जाएगा गाय, तो गाय पर ही लिखना है। आपको दिया जाएगा साहित्य एवं संस्कृति, अब चलते हैं थोड़ा टॉपिक पे, तो लिखना आपको साहित्य एवं संस्कृति पर है। ये बंधन है, लेकिन साहित्य एवं संस्कृति पर ये कुछ लिख सकते हैं, ये कुछ लिख सकती हैं, ये कुछ लिख सकते हैं, और मार्क्स सबको मिलते हैं। निबंध पेपर की सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति का आंसर अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का, और सबको प्रॉपर अच्छा मार्क्स मिलता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि टॉपिक का बंधन है, टॉपिक के अंदर बंधन नहीं है। लिखना साहित्य संस्कृति दिया गया है तो उसी पर है, लेकिन सबका अलग अलग है, ठीक है? अब निबंध ही क्यों रखा गया? इस पे रखा जा सकता था कविता, रखा जा सकता था ना। निबंध क्या है? गद्य की एक विधा है, गद्य की एक विधा है।
और कविता क्या है? पद्य की एक विधा है। उपन्यास गद्य की एक विधा है। उपन्यास क्यों नहीं रखा गया? आपसे कहा जाता कि तो अब बड़ा एग्जाम है, 3 घंटे में एक उपन्यास लिख के दिखाओ। उपन्यास बड़ा होता है। निबंध जो है, शब्द सीमा दी है कि 600 शब्द में, 700 शब्द में, 1000 शब्द में, जहां पर जो भी दिया हो। तो अगर 600-700 शब्द में ही लिखना है तो उपन्यास नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कहानी तो लिखी जा सकती थी। तो कहानी क्यों नहीं रखा गया सिलेबस में? वेरी गुड। कहानी जीवन के एक घटना के एक रूप को लेकर चलने वाली विधा है। उपन्यास जीवन के समस्त घटनाओं को साथ में लेकर चलने वाली विधा है। और उपन्यास जो कार्य करता है, निबंध वैसा ही कार्य करता है, कम शब्दों में। बात समझ में आ रही है? इसीलिए निबंध ही रखा गया। कविता एक ऐसी विधा है जो सब में क्षमता नहीं होती है। जैसे मुझे लाइन बनाना हो तो इस क्लास में बैठ के 1 घंटे तक लाइन ही बनाता चला जाऊंगा और तुकबंदी होती रहेगी, लेकिन हो सकता है कि नीरज ना बना पाए। लेकिन निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें आप लिख सकते हो कुछ भी। तो 2-3 चीजें यहां से स्पष्ट होती हैं कि निबंध रखने का एक कारण है कि सभी लोग लिख सकते हैं, सभी लोगों के लिए सरल है, आसान है। दूसरा है कि शब्द इसमें देखा जाए तो शब्द सीमा ऐसी रहती है कि 2-3 घंटे में आप लिख सकते हो। तीसरी बात यह है कि सबका अपना अपना विचार हो सकता है और अपने अपने विचार सब लोग व्यक्त कर सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता है। ये तो एक सामान्य बात हो गई। लेकिन अब जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो सेलेक्ट होने के बाद में सबसे प्रमुख कार्य आप क्या करेंगे? हा? लेटर लिखना। बचपन से क्या कर रहे थे? आज तक एक भी नहीं लिखे। सबसे प्रमुख आप काम क्या करेंगे? जिस पद पे आप जा रहे हैं, चाहे आप आईएएस की बात करें या आरओ की अगर हम स्पेशली बात करें या किसी भी उस पर बात करें, तो 2 काम आपको, 2 में से एक काम हमेशा करना होता है। एक होता है पॉलिसी मेकिंग और दूसरा होता है पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन। बात समझ में आ रही है? और दोनों कार्यों में एक बहुत बड़ी कॉमन बात है कि आपको हर हाल में समझ होनी चाहिए। पॉलिसी मेकिंग, आप लोग जब वहां पहुंचोगे सचिवालय तो पॉलिसी मेकिंग के पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग बनोगे। जहां से पॉलिसी ओरिजिनेट होती है, उस महकमे के, उस ऑफिस के, उस एक विभाग के आप कार्यकर्ता होगे और आपके टेबल से वो निकलेगी, ओरिजिनेट होगी। तो आप में समझ होनी चाहिए। ठीक है ना? समझ कैसी? समझ पढ़ने की भी होनी चाहिए और समझ लिखने की भी होनी चाहिए। समझ विचारों को व्यक्त करने की भी होनी चाहिए और समझ अपने विचारों को दूसरों को कम्युनिकेट करना, समझाने की भी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि जैसे आपको एक विभाग दिया गया और कहा गया कि प्रदेश का 3 या 4 भागों में विभाजन किया जाए या न किया जाए, इस पर आप एक अपना विचार प्रस्तुत करो, एक डिटेल रिपोर्ट आप लेके आओ। अब आपको पता ही नहीं है कि प्रदेश को बांटने में, कई खंडों में बांटने में क्या लाभ होंगे, क्या हानियां होंगी। आप बताइए, बंटवारा अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? हम्म हम्म। नहीं तो हाथ बांध के मत बैठा करो। हम्म हम्म। आप लोग भी बताइए, श्वेता, शिवम। और गलत और सही पूछ ही नहीं रहे हैं, अच्छा और बुरा पूछ रहे हैं। एक शब्द होता है गलत, एक होता है सही, और एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा। हाँ, उचित। अरे भाई, जो हम पूछ रहे हैं उतने बताओ। तो सीमा आप बताओ, उत्तर प्रदेश में क्या डिपेंड करता है? हम उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात चल रही है ना, उसकी बात कर रहे हैं। आप बताओ। अगर वगर कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं? यूपी की बात। हाँ, नहीं होना चाहिए। तर्क दीजिए 5। हम्म 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 हम्म। बिखरे हुए हैं। हम्म 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 हम्म।
ठीक है, आप बताइए नागर साहब, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाई कोर्ट न्यायिक कार्य के कारण, राजधानी लखनऊ वो है, 3-4 राजधानियां बना दी जाए, 3-4 पीठ बना दिए जाए, है ना, 2 तो होने चाहिए। आप बताइए सबसे, हाँ आप बताइए प्रमोद। हम्म, अच्छा हाँ, चल आपके क्या विचार है, प्रस्तुत करें। हम्म, 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 हम्म। तो हमारे यहाँ भी तो रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, हमारे यहाँ भी तो पीडब्ल्यूडी का घोटाला हुआ। हम्म, 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 चलिए बहुत अच्छा। अब इसको हम ये करते हैं, एक फैमिली होती है जिसको संयुक्त परिवार बोलते हैं, और दूसरी फैमिली होती है जिसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, एकल परिवार। अगर संयुक्त परिवार कभी ना बटे तो एकल परिवार ना बटे बने। अब आप किस पक्ष में हैं? तो सीमा, सारे लोग, सारे जागृत होकर सब लोग बताएं। तो सुषमा सो नहीं रही थी, इसका मतलब ये नहीं था कि एकल परिवार अच्छा है कि संयुक्त परिवार अच्छा है। यस, सर अगर वर्तमान परिवेश में देखें तो क्योंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण हो रहा है, इस वजह से संयुक्त परिवार बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि लोगों को रोजगार के चक्कर में बाकी सारी चीजों के शिक्षा के संबंध में एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना ही पड़ता है, तो वहाँ पे फिर एक परिवार का महत्व बढ़ता है। और शहरों में सर क्योंकि संयुक्त परिवार कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा, इस वजह से सस्टेन करना बहुत मुश्किल है बड़े शहरों में। आज तक कोई ऐसा परिवार आपने देखा है कि जो संयुक्त परिवार रहा हो और उसकी ग्रोथ बहुत तेज रही हो? क्योंकि एक संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी, आप लोगों की कमेंट हम इनको ले लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स पर सही है, कुछ पैरामीटर्स पर गलत होता है। ये विभाजन की बात कर रहे हैं। विभिन्न खंडों में बंटने से सबकी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, ठीक पॉइंट्स हैं, दोनों ही अच्छा है, संयुक्त और ये दोनों बता रहे हैं। बंटवारा होना चाहिए कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, रिसोर्सेज को आधार बनाना चाहिए, ठीक है। यूपी के संदर्भ में रिसोर्सेज वगैरह बहुत गड़बड़ चीजें हैं। एक तो हमारे पास कुछ वैसा है नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं। अगर हम बुंदेलखंड को एक तरफ कर देंगे तो वहां समस्या दूसरी आ जाएगी, पश्चिम को कर देंगे तो इंडस्ट्री अलग हो जाएगी, पूरब को कर देंगे तो पिछड़ापन अलग हो जाएगा, मध्य को कर देंगे तो केवल नवाबी बचेगी, है ना, नजाकत एवं नफासत का शहर लखनऊ बचेगा अकेले, है ना, शाम को मुर्गा खा के रास्ता बताएगा आराम से, बस इतना ही तो रह जाएगा। तो बड़ी अजीब स्थिति है, लेकिन लाभ और हानियां दोनों है। जैसे बड़ा परिवार, एक मालिक, एक उसका मुखिया होता है, कमाने वाले 1-2 हैंड होते हैं, खाने वाले 25-30 होते हैं। तो अब कमा हो रहा है, अब चाची कह रही है, समझ रहे हो, चाची कह रही है कि भाई साहब तो अपना प्रॉपर्टी बनाए ले रहे हैं, वो हुआ खरीदिन है, और उधर मम्मी कह रही है कि तुम पूरी जिंदगी बस यही करना, अपने भाइयों को पालना। मतलब अगर मैं अपने पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए। अब दोनों असंतुष्ट हैं, और सबको, सबका एक तो कार्य विभाजन हो जाता है। एक लोग खेती देख रहे हैं, एक लोग बाहर का काम देखते हैं, तो उनको अंदर से मतलब नहीं है, एक लोग खाली न्योता करने के लिए होते हैं। ये पता है, गांव में जैसे बड़े बड़े परिवार में तो एक का काम है कि जितने शादी ब्याह मुंडन तेरही दसवां ये सब होंगे तुम अटेंड करोगे। अब बेचारा वो लिए बाइक यही कर रहा है, एक का काम है ऑफिस जाना, वो घर की किसी काम में हाथ नहीं लगाता क्योंकि वो पैसा दे रहा है। अब ये सारी चीजें हैं। अब जब बंटवारा हुआ तो हर व्यक्ति को अपनी चिंता हुई, हर व्यक्ति को, तो सबने अपना मकान बनाया। ऐसे क्या रह रहे थे, 1933 में दादा ने एक मकान बनाया था, जो छत ऐसे रोक के सोना पड़ता है, रात में ऐसे रहना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाए। अब जब ये हुआ तो नया नया मकान सब लोगों ने बनाया। तो इस दृष्टिकोण से आप देखोगे तो व्यक्तिगत स्तर पर बंटवारा लगता है कि बहुत सही है विकास की दृष्टि से। लेकिन अगर संयुक्त रूप में देखा जाए
तो उस रूप में ठीक है कि बच्चों का लालन पालन आसान हो जाता है, बच्चों को एकांत नहीं महसूस होता है, एकाकीपन नहीं महसूस होता है, सब लोग, एक बीमार होता है तो दूसरे को रोटी मिल जाती है। तो जोमेटो किस काम आएगा? आजकल तो जोमेटो भी है, रोटी के लिए साथ रहना जरूरी है। और वो महिला जो 25 लोगों की रोटियां सेकती है, उसके बारे में कभी सोचा आपने? और वो खास करके जो नई ताजी बहू आई होती है, अभी परसों जिसकी शादी होके आई है, उसी की रोटी सेकने में ड्यूटी उसी की लगती है, क्योंकि जेठानी जो है वो सब्जी बना के चली जाती है। मेरी बात समझो आप, ये पहली क्लास है, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज के जहां पर भी आप जाओगे तो एक तो पक्ष हो जाएगा सकारात्मक और दूसरा पक्ष हो जाएगा नकारात्मक। जब भी आप निबंध कोई लिखोगे तो इन दो पक्षों पर विचार करोगे, और इसी सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन कहता है आलोचना करना। आलोचना क्या होती है? आप बताइए प्लीज, आप बताइए आलोचना क्या होती है? समझो, दोनों पर प्रकाश डालना। सामान्यतः हम समझते हैं कि आलोचना बुराई है, यही समझते हैं, लेकिन नहीं, दोनों पर प्रकाश डालना। लेकिन ये थोड़ा सा, अगर 60% हम कर दें तो ये थोड़ा सा कम रहता है, यानी कि हम नकारात्मक तथ्यों पर ज्यादा फोकस करते हैं। थोड़ा सा लगेगा कि हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं, लेकिन ये स्वस्थ होता है, ये बुराई नहीं है। इसको अगर आप कहें बुराई है तो गलत हो जाएगा। बुराई कदापि नहीं है, बुराई एक अलग शब्द है। निंदा पर कर लो एक पैराग्राफ था, निंदा अलग है, आलोचना अलग है ना? जैसे पहले के नेता आलोचना करते थे, ऐसे नेहरू जी के सामने खड़े होके और बोल दिया करते थे, जेपीओपी, जयप्रकाश नारायण जी वगैरह ऐसे बोल देते थे सामने खड़े होके, लेकिन अच्छे शब्दों में। ये सब नहीं कहते थे कि तुम किस खानदान से आए हो, क्लेम पे बात नहीं करते थे, उनके किसी उस पे बात नहीं करते थे। आजकल तो बड़ा ओछापन आ गया है। अब लोग लोगों के खानदान को, अरे क्या मतलब है यार, किसकी मम्मी पापा कहाँ से है तुमको क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है? व्यक्ति का मतलब है ना। तो वो सब नहीं, तो वो स्वस्थ आलोचना होती थी। आज बड़ा ओछापन हो गया मीडिया में, आज बड़ा ओछापन। एक मीडिया पे भी हम लोगों को निबंध करना है, एक राजनीति पर ऐसे नहीं करना है कि भ्रष्टाचार से रिलेट करके करना है, ऐसे ही हमको समाज पे करना है, ऐसे ही हमको महिलाओं पे करना है एक निबंध। हमको एक निबंध इसी तरीके से टॉपिक होगा जो कि आप कह सकते हैं जैसे शिक्षा, शिक्षा का क्या प्रभाव इस पे करना है। तो इन चीजों को आपको विचार करना पड़ेगा। तो कोई भी टॉपिक, जैसे ऑब्सोल्यूट परम सत्य कुछ नहीं होता है, हाँ, उसकी स्ट्रेटेजी अभी हम बात कर रहे हैं। परम सत्य कुछ नहीं है, आपको दोनों पक्षों पर विचार करना है। जैसे आपके विचार निबंध में हो सकता है, जैसे एक बात और है, लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो हम निबंध में हमारा विचार है कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो वो कॉपी चेक करने वाला कहेगा कि हमारा विचार है कि नंबर नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी बचाना है। आपका विचार हो सकता है कि बंटवारा नहीं हो सकता, आप बड़े भावुक व्यक्ति हैं, सबको समेट के गलबहिया करके चलना चाहते हैं, लेकिन छोटा वाला भाई कह रहा है नहीं, हमको अलग ही रहना है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, समस्या हो जाएगी ना। तो आपके विचार तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इतने बड़े विचारक नहीं कि आपके विचार माने जाए। आपसे बड़े बड़े विचारक वहां आर्टिकल लिखने नहीं पा रहे हैं, मेरी बात समझिएगा आप। बहुत बड़े बड़े विचारक हैं जो आर्टिकल लिख के भेजते हैं, पेपर वाला रिजेक्ट कर देता है, कहता फिर से लिख के भेजना, देखेंगे आगे शामिल करेंगे। तो आप अपने को बहुत बड़ा विचारक मत मानिएगा, आप बहुत सामान्य से एक चूजे से स्टूडेंट हैं। और बहुत सामान्य बातों को जब आप लिखेंगे तो आप बहुत बड़े विचारक नहीं है, आप दूसरों के विचारों को, इसीलिए कहा जाता है कि संपादकीय पढ़ो, है ना। संपादकीय लिखने के नहीं, पढ़ने कहा जाता है। तो जनसत्ता अगर आप पढ़ते हैं, 6 महीने की जनसत्ता पढ़ लेंगे, तो प्रतिदिन यहाँ भी जनसत्ता आता है। कभी जैसे नहीं आप ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आप दूसरा पेपर ले रहे हैं, तो यहाँ से भी फोटो खींच सकते हैं। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, अपने विचारों को पुष्ट करना है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारों को उसमें रखना है, कि जहन में अपने नोट भी कर लेना है। और अपने को कभी विवेकानंद मत मानिएगा कि हमको सब याद रहता है। बहुत गलत ये टेंडेंसी होती है कि मैं तो एक बार पढ़ती हूँ और मुझे तो सब याद रहता है। सूट के कलर के बारे में ये हो सकता है कि मैंने कृष्णा मार्केट दिल्ली में सूट के बाजार में दुकान नंबर 64 पे जब सूट देखा, तो 8वीं क्रम पे जो सूट दिखाया था, वो सूट में जो धागा था वो पतला था, नहीं तो मैं वो ले लेती, थोड़ा मोटे धागे काम कुछ गया। लेकिन निबंध के बारे में आप याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना।
आप अगर टेक प्रेमी हैं तो मोबाइल के बारे में हो सकता है कि फला मोबाइल अभी लॉन्च हुआ है, उसका रैम इतना है, ये कर सकते हैं, है ना। महिलाएं फैशन के बारे में नायका की सारी क्रीम गिना सकती हैं, लेकिन निबंध के बारे में ऐसा नहीं होगा। आप अपने पे ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा। अब आपके प्रश्न पर हम आते हैं कि थोड़ा सा चलते हैं और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। आपने कहा कि ये 9 निबंध दिए हैं, इन 9 निबंध हमको नहीं तैयार करने हैं, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 निबंध हमको लिखने हैं, हमको 6 निबंध तैयार करने हैं। हर सेक्शन से हम 2-2 निबंध तैयार करेंगे। मेरे साथ समस्या यह है कि मे भी मुझे 9 कराने पड़े। कारण यह है कि इनको साहित्य संस्कृति अच्छा लगता है, इनको साहित्य संस्कृति कम अच्छा लगता है, इनको सामाजिक वाला ज्यादा अच्छा लगता है। बगल में अपूर्वा बैठी है, इन्होंने कहा कि नहीं हम राजनीतिक करेंगे। तो कुछ निबंधों को करने से मैं रोकूंगा भी आपको। जैसे राजनीतिक क्षेत्र के निबंध में जब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं आप। कैसे? आपकी पार्टी, आपका मंतव्य, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, तो इस निबंध में कहीं ना कहीं वैसा अगर कहीं दूर दूर तक भी आ गया और आप भाजपाई हैं और चेक करने वाला वो दूसरे पाई है, दिक्कत हो जाएगी। आप कांग्रेसी हैं तो पूरे कोई भी चेक करेगा, दिक्कत हो जाएगी, तो पार्टी को जरूरत ही नहीं है, वैसे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कांग्रेस तो दिक्कत में है ही है। बात समझ में आ रही है? तो अब ये यहां पर जैसे पहले सेक्शन में मेरा मानना होगा कि ये 2 आप तैयार कर लीजिए। अभी आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। 3-4 लोगों के मन में यहाँ चल रहा है सर ये बड़े जनरल टॉपिक हो जाते हैं। चल रहा है ना मन में? आपके तो बिल्कुल चल रहा है, बत्ते पे लिखा है कि अगर ये 2 हम करेंगे तो बड़ा जनरल हो जाएगा। चल रहा है, झूठ मत बोलिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं जनरल कुछ नहीं होता। ये वाला निबंध 80 नंबर का है, ये 40 का है, ये 20 का है, ऐसा कहीं लिखा है? सब 40 नंबर का है, तो जनरल कहां हुआ? लिखने के तरीके में अंतर आएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं यहां से चाहूंगा कि आप पहला और दूसरा इन दोनों को करें। दूसरे में आप पा रहे हैं विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, ये वो वाला है जिसमें पूछा जाता है अंतरिक्ष में भारत, है ना, जिसमें पूछा जाता है चंद्रयान मिशन, जिसमें पूछा जाता है आदित्य, जिसमें पूछा जाता है गगनयान। ये सब पॉपुलर टॉपिक है। आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार। मैं यहां पर अच्छा आप समसुल क्या करेंगे यहां पे? यही 2 हम चूज करेंगे। ये बड़ा फैक्चुअल है, इसका पूरा ढांचा फैक्चुअल उस पर। जैसे आपसे पूछ लिया गया भारत और वैश्विक व्यापार, मान लो पूछ लिया गया। अब आंकड़े कितने याद हैं आपको? आपको केवल 3-4 आंकड़े याद हैं। भारत का शीर्ष जो व्यापारिक साझेदार है विश्व स्तर पर, एशिया में, भारत का इंपोर्ट और भारत का एक्सपोर्ट। इसके अलावा आपको कोई डेटा नहीं पता है, मैं लिख के दे दे रहा हूं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? लेकिन एग्रीकल्चर पे 5 पॉइंट बताओ भारतीय कृषि पर, कोई भी बता लेगा। पहला तो सबको पता है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की बहुसंख्य आबादी, 2/3 आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर करती है ना। और जो कृषक है वो पूरे देश का अन्नदाता है। कृषक ना हो तो हम खाएंगे, अरे तगड़े तगड़े विचार, ये सब नहीं लिखना है, इससे थोड़ा सा अलग लिखना है। ये बड़ा जनरलाइज। अब आपके प्रश्न का जवाब मैं देता हूं जो आपके दिमाग में चल रहा है कि जो ये मैं बता रहा हूं ये तो बड़े जनरल टॉपिक है। अरे जो 3 ही टॉपिक है तो इसमें जनरल है, इसमें विशेष है। टॉपिक ना जनरल होता है ना विशेष होता है, उसका आंसर जो होता है वो जनरल या विशेष होता है, सामान्य होता है या स्पेशल होता है, विशेष होता है। मैं चाहूंगा कि यहां से आप ये चूज करें। तीसरे में है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ये करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। ऑपरेशन सिंदूर भी यहां पूछा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर यहां तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन यहां पूछा जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं भूस्खलन, बहुत ही बढ़िया, मोहम्मद रफी का गाना और निबंध का ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल सदाबहार नगमे, बहारों, हाँ बहारों फूल बरसाओ, ये वही वाला है। इसमें 4-5 निबंध तैयार करो। एक बाढ़, एक सूखा, एक भूस्खलन, एक सुनामी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनामी भी हम लोग तैयार कर लेंगे। और कोई आपदा याद है आपको? बादल फटना, उसको भी करा देंगे। बाकी दिल का टूटना आपदा में अभी भी सिलेबस में शामिल नहीं है, तो ब्रेकअप यहां पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे एक ये। अब यहां ये तीसरा सेक्शन थोड़ा सा उलझाव होता है। ठीक है, इसमें 3 में 2 तैयार करना भी मुश्किल हो जाता है। आप जब भी पेपर देखोगे उस पेपर में, मैं पेपर भी आपके लिए लाया हूं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं।
अभी बहुत बातें आपसे करनी है। पहले में पहला आसानी से, बहुत आसानी से मैं 3 निबंध आपको कराऊंगा, और उस 3 निबंध के बाहर साहित्य एवं संस्कृति से बाहर कुछ नहीं आएगा। उन्हीं तीनों को घोट के एक बढ़िया बना लीजिएगा, एक उसमें कमंडल में डोलची में रखिएगा, जहां जितना छोटा चम्मच एक दूंगा, जहां जितनी जरूरत पड़ेगी उतने चम्मच परोस दीजिएगा। सब बढ़िया 10-15 कोट तैयार करा देंगे, लगभग 2000-3000 शब्द आपके पास होंगे उन्हीं में से, और फिर लिख के चेक भी कराएंगे ना। सबसे बड़ी ये ना सोचिए क्या लिख देंगे, इसकी चिंता नहीं। ये बहुत बढ़िया टॉपिक होता है। देखो यही लिख दिया, साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। अब देखो पहला यही लिख दिया, साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध, और हर बार पेपर में आपको साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य और संस्कृति में अंतर संबंध, साहित्य ये है, साहित्य वो है, यही सब करके पूछा जाता है। 5-6 साल का पेपर आप उठाओगे, सब कुछ बदल गया, दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, पता नहीं कितने लोग जीवन में आए गए, लेकिन ये यही है। ठीक है, तो इसको हम एक तैयार करेंगे। दूसरा देखो, सामाजिक वाला है ये टॉपिक। अब आपको कई बार लगेगा यार ये सामाजिक टॉपिक है, इसमें नैतिक मूल्य पूछ रहा है। समाज की ही तो बात है ना, शिक्षा और नैतिक मूल्य। अभी मैंने कहा था ना शिक्षा तैयार कर, गद्यांश, ठीक है। और वर्तमान राजनीति का परिदृश्य और उसका भावी प्रभाव, बड़ा खतरनाक टॉपिक। इतना खतरनाक टॉपिक, आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो लेके तलवार मैदान में कूद जाइए, समस्या हो जाएगी। क्योंकि आप बायस्ड हैं, पैदाइशी बायस्ड हम होते हैं। आपको कितना भी कहा जाए कि आप बहुत बड़े हो, कोई नहीं होता है। जहां अपने परिवार की बात आएगी, आप लिख ही नहीं सकते हैं, गलत लिख ही नहीं सकते हैं। और जहां पड़ोसी की बात आ जाएगी, सही बोल ही नहीं सकते हैं। बात मान लीजिए, भारत की पॉलिसी कितनी भी खराब हो, आप बुराई पाकिस्तान की ही करेंगे। अच्छी बात है, देशभक्ति के तौर पर अच्छी बात है, लेकिन एक निबंध लेखक के तौर पर यह अच्छी बात नहीं है। एक विचारक के तौर पर, एक फिलोसोफर के तौर पर यह अच्छी बात नहीं है। तो यहां से ये दोनों हम लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए, समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परिरक्षण और प्रदूषण निवारण, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये निबंध बिल्कुल ऐसे रटा हुआ आपका रखा रहेगा। गरीबी रेखा की तलाश, सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास, भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां। अब इसमें सबसे सरल टॉपिक ये है ना, लेकिन इस पे भी मैं आपको 28 नंबर दिलवा सकता हूं अगर तरीके से आप लिख देंगे। और इसमें किसी को कुछ पढ़ के नहीं जाना है। अगर आपको निबंध लिखना आता है, निबंध में एक क्लास में केवल इस पे लूंगा कि आपको जो कुछ नहीं पता है, 9 में से 9 निबंध में से एक भी आपको नहीं आता है, तब आप 3 निबंध कैसे लिखें। लेकिन वो अभी नहीं, पहले आप सीख लीजिए। ऐसा कभी होगा नहीं, ये तब होगा जब आपकी किस्मत बहुत मोटी कलम से लिखी गई होगी, जैसे मेट्रो का पिलर उस वाली कलम से लिखी गई होगी, तब ऐसा होगा। बाकी 9 में से दो तो आ ही जाएंगे आपको। एक निबंध में दिक्कत होती है, तीसरा निबंध कमजोर हो जाता है। तो उसके भी तरीके हैं कि शुरू से हमको तीसरे पे ध्यान देके चलना है। होता क्या है, 2 निबंध बड़े अच्छे लिख देते हैं सबके साथ। आप ग्रीस एग्जाम दिए हो, 2 में तो आपके विचार पूछो ना, पहले में तो दे दे बहुत बढ़िया बढ़िया, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारे पड़ोसी थे, रोज वार्तालाप होती थी, है ना। नेल्सन मंडेला तो बिल्कुल फोन पे रोज व्हाट्सएप से चैट करते थे। दूसरे में ये बात बंद हो जाती है, किसी को आप जानते ही नहीं है। और तीसरे में कहते हैं मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो बस लिखते हैं आप, और वो आधा अधूरा छूट जाता है। बस इसी को मैनेज करना है। करना यह है कि तीनों निबंध बराबर लिखने हैं। बात समझ में आ रही है? बस, तो ये भी ठीक है। अब आइए, मेन बात यहां है, तृतीय विश्व युद्ध की आशंका और भारत की नीति। बहुत ही बढ़िया निबंध का टॉपिक है। कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरा कब होगा? आज तक वालों से पूछो, वो कहेंगे आज करा दें, आज करा दें, तो कहोगे नहीं शाम। और अगर उनका फोन गया, अंजना ओम कश्यप का, 7:35 पे करा देते हैं। श्वेता सिंह से मिलोगे तो ये जहां पे मैं खड़ी हूँ, ये तस्वीरें तृतीय विश्व युद्ध की ही है। यहाँ पे देखिए जो बमबारी है यहाँ पे हुई है, वो बिल्कुल वो वहीं का बता देंगे, वो तो घूमा ही करती है इधर उधर, है ना। इन तीनों में से इस बार का तो ये ठीक है 2021 का। कभी कभी आपका एक लगेगा कि स्थानीय बनाम भूमंडलीकरण, ये क्या है, ये क्यों पूछा गया था, ये निबंध पूछा क्यों गया था 21 में, कोई बता दे तो मैं जान जाऊंगा कि वो बड़ा अवेयर रहता है ना। वेरी गुड, सॉरी, वोकल फॉर लोकल के कारण ये पूछा गया था। उस समय मोदी जी बोलते थे ना ऐसे कि जो हमारे प्रोडक्ट है उन्हीं को आपको
यूज करना है। तो ये उसी लिए पूछा गया था। प्राकृतिक आपदाएं तो पूछी जाती है। हमारी तैयारियां, ये क्या है? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन पर हम 2-3 निबंध कर लेंगे, बाकी बाढ़ पर कर लेंगे, सूखा पर कर लेंगे। अब ये प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी? हाँ, हाँ, हम्म, ये गलत है आंसर। हमारी तैयारियां इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखना है। तो आपदाएं कौन, यही सब गलतियां आप लोग करते हैं। आप लोग इसमें सुनामी लिख के आओगे, इंडिया में सुनामी खाली एक बार आया, ठीक है। आप लोग इसमें ज्वालामुखी लिखाओगे। सबसे ज्यादा यहाँ क्या आता है? भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, सूखा, चक्रवात। बाकी आप मेंशन कर दोगे कि ये भी होते हैं, लेकिन भारत इनसे प्रभावित है। फिर इनकी तैयारियां क्या है, क्या हमारे यहाँ मैनेजमेंट है, कितना प्री अलार्म हम हो पाते हैं, कितना पहले से हमको चेतावनी हम दे पाने में सक्षम है, ये सारी चीजें ना। हाँ, नहीं है। हाँ, ये योजना में ही है, समझ लो। ऐसे नहीं पूछा, इस साल का सरल है, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा। हाँ, नाम लिख के, जैसे वो आपकी जो आयुष्मान, आयुष्मान पूछ लिया आपसे, सोलर मिशन पूछ लिया। निबंध ठीक होते हैं वो, लेकिन इतना मैटर अगर आपने पढ़ रखा है और जो पढ़ रखा है वही निबंध टॉपिक आ गया तो अच्छे होते हैं। नहीं तो आप लिखना तो शुरू कर दोगे, लेकिन 2 पेज के बाद में हाथ रुक जाएगा, 2 पेज के बाद में आपका हाथ नहीं बढ़ेगा, समस्या हो जाएगी। इसलिए योजना वही करिए अगर पढ़ी हुई आ जाए। 2-4 योजनाएं हम लोग करेंगे, जैसे कि मान लो योजना तुरंत आई है, साल भर के अंदर है, और वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है, तो वो योजना हम तैयार कर लेंगे। जैसे आयुष्मान भारत मिशन तैयार किया गया था, आया भी था, है ना। जैसे हमने वोकल फॉर लोकल पर तैयारी की थी, तो वो आया था उस तरीके से, इसमें हमने कराया था वोकल फॉर लोकल। और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे नमामि गंगे एक समय हम लोग तैयार करते थे, तो नमामि गंगे पूछ लिया जाता था, है ना। तो ये सारी चीजें फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, ये तो अभी तक हम बकवास कर रहे थे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि निबंध वास्तव में एक बड़ा स्टेटमेंट में ऐसे पढ़ रहा था, ये मतलब पिछली क्लासों में मैंने ये नहीं कराया होगा, आज ही मैं मतलब ऐसे लेटा है तो देख रहा था कि निबंध में मुझे क्या बताना है। तो एक लाइन मिली इनकी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की। उन्होंने कहा निबंध मन की स्वतंत्र और स्वच्छंद अभिव्यक्ति है। बड़ा बढ़िया है, नोट कर लीजिए इसको, बढ़िया है ये। निबंध मन की स्वतंत्र और स्वच्छंद अभिव्यक्ति है। ऐसे इज द लूज सैली ऑफ द माइंड, ठीक है। ये सैमुअल जॉनसन ने कहा। इससे हमको सीखना यह है कि मन की स्वतंत्र, यानी कि विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, और स्वच्छंद यानी कि दबाव रहित, कोई प्रेशर नहीं है कि इस तरीके से सोचो, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, सीमा रहित है ये। बस सीमा इतना है कि टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जो बातें अभी हमने की कि निबंध जब आप लिखोगे तो क्या है, बात समझे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि गद्य जो है वो साहित्य की कसौटी है और निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध गद्य की कसौटी है। अगर किसी रचनाकार का ये चेक करना है कि वो कितना अच्छा रचनाकार है, कितना अच्छा वो लिख पाता है, तो उससे एक निबंध लिखवा लो, उससे एक निबंध लिखवा लो। और निबंध अगर वो लिख देता है तो समझ लो कि वो एक अच्छा लेखक है। मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार थे, लेकिन वो निबंध लेखकों को बहुत अच्छा मानते थे। वो कहते थे कि हम तो देखो, ज्यादा में समझाना सब लोग कर लेंगे, लेकिन कम में बात करना, वैचारिक बात। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है, ये नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर विटामिन पर एक चर्चा चल रही है, तो कम शब्दों में उसको करना सबसे कठिन होता है, दुष्कर कार्य होता है। कुछ विचारकों की अगर और हम बात करें तो इन्होंने कहा, रामविलास शर्मा ने, कि निबंध जो होता है वो व्यक्ति का दर्पण होता है। जैसे हमने जब इनसे पूछा, अपूर्वा से, कि आप अपने बारे में बताओ, तो तुरंत इन्होंने इस बात पर विचार किया कि सकारात्मक बताएं कि नकारात्मक। यानी कि इस चीज के प्रति ये बड़ी अवेयर रहती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहां पर। अगर इसको एक साइकोलॉजी
के स्टूडेंट को इनका ये दोगे तो वो इस पे यही जजमेंट करेगा कि इनको बड़ी चिंता रहती है कि कहाँ पर हमको नकारात्मक बोलना है, कहाँ सकारात्मक बोलना है। ठीक है ना। किसी से पूछोगे तो वो आपसे ही 3-4 प्रश्न पूछ देगा, यानी कि उसके मन में हमेशा ये चलता रहता है कि हम अपने से ज्यादा दूसरे से कैसे पूछ लें, है ना। किसी से पूछोगे तो बड़ा सरल शब्दों में बताएगा, तो उसके उसमें यह है कि हमको जो आता है वो ठीक है। किसी से पूछोगे तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि सोचता ही रहेगा। तो ये है क्या कि व्यक्तित्व का दर्पण है, रामविलास शर्मा कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मानसिक संस्कृति का परिचायक है, एक संस्कृति जिसमें हम लोग रहते हैं, एक कल्चर हम लोग विकसित करते हैं, सभ्यता का, संस्कृति का विकास करते हैं। लेकिन मन की संस्कृति कैसी है, मनसा कैसे है आप, मानसिक विकास ऐसा कैसा हो रहा है आपका, और उसमें कैसे आपने अभी तक, बचपन से अभी तक कैसे अपने को विकसित किया है, उसका ये परिचायक ये मानते हैं। वहीं पर रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विचारों की सजीव अभिव्यक्ति है, यानी कि जो विचार आप में अभी जिंदा है, जिन विचारों पर आप अभी काम कर रहे हैं, जिन विचारों को आप अपने जहन में रखते हैं, जो विचार आपके हैं, आपने कहीं चोरी नहीं किए हैं, उसी को आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, और ये के रूप में परिभाषित किया है। यही इसको हटाइए। अब अगर इन सारी बातों को मिला लें और इसको भी इसमें हम जोड़ दें कि निबंध मन की स्वतंत्र और स्वच्छंद अभिव्यक्ति है, और इन सारी बातों को मिला लें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि निबंध आपका अपना होता है, निबंध किसी दूसरे का नहीं होता है। निबंध आपकी मानसिक संस्कृति का परिचायक होता है। तो आज के बाद आप निबंध की कोई किताब मत पढ़िएगा, ठीक है। आप टॉपिक पढ़िएगा, और टॉपिक क्यों पढ़िएगा, टॉपिक से आप फैक्ट ले सकते हैं, टॉपिक से आप कंटेक्स्ट ले सकते हैं, टॉपिक से आप संदर्भ हो गया, तथ्य हो गया, विचार, हाँ, थॉट्स ले सकते हैं, जिसको आप कोट्स कहते हैं, विचार कहते हैं, ये ले सकते हैं। टॉपिक से आप कभी भी निबंध पढ़ के उसकी शुरुआत मत लीजिएगा, टॉपिक से आप कभी पढ़ के उसका अंत मत लीजिएगा। यानी कि जो शुरू करना है और जो अंत करना है ये आपका होना चाहिए, ये दोनों चीज आपकी होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए। ये जो है ये आप कहीं से लेके, जो फैक्ट है, कंटेक्स्ट है, थॉट है, ये सारी चीजें आप यहां से ले सकते हैं। ये शुरुआत और ये अंत, यही आपको मार्क्स दिलाता है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में कुछ भी लिख देना है, बीच में भी इसी से रिलेटेड बात करनी है, टॉपिक से ही रिलेटेड। लेकिन ये आप कहीं से ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आर्टिकल पढ़ा तो आर्टिकल में जो पढ़ा वो यहां आप लिख रहे हैं, और जो ये बात कह रहे हैं कि मानसिक संस्कृति का परिचायक है, वो भी ये आपने आज तक कितना पढ़ा है वही तो आपके मन में है, वही तो आपके दिमाग में है। तो इन चीजों को आप यहां पर लिखेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण मानसिक संस्कृति आपकी यहां परिलक्षित होगी, यहां परिलक्षित होगी। यहां पर जब भी आप शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे तो उसमें ये बात करेंगे कि निबंध शुरू कैसे करें, निबंध का प्रारंभ यानी कि प्रस्तावना कैसे लिखें, मुख्य भाग कैसे लिखें, और अंत कैसे करें, तो वो तरीके हम बताएंगे। तो ये यहाँ जो आप कर रहे हैं ये आपका अपना होना चाहिए, ये आपका अपना होना चाहिए, ठीक है। और अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, सजीव। सजीव का मतलब ये होता है कि कोई बात मरी हुई नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बात है आपके अंदर, ठीक है ना। जैसे आपसे मैं कहूं गुजराती बोलो, है ना, तो आप क्या बोलोगे, गुजराती नहीं आती है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कल गुजराती में एक वाक्य बोलना है, तो आप क्या करोगे, तो तैयार करके आ जाएंगे। तो ये सजीव अभिव्यक्ति नहीं है, मैं ये समझा रहा था। ये आपको आती नहीं है, आपने फोर्स्ड किया है अपने को तैयार किया है। लेकिन मैं आपसे कहूं हिंदी बोलो, तो ये सजीव अभिव्यक्ति है। इसीलिए निबंध हमेशा जिस भाषा में आप सोचते हैं उसी भाषा में अच्छा लिख पाते हैं। निबंध कभी भी, जैसे आप सोचते हिंदी में है और लिख अंग्रेजी में रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग बचपन से हिंदी में सोच रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे मुझे कुछ भी सोचना होगा तो मैं हिंदी में सोचूंगा, और फिर मैं उसको चाहे उड़िया में ट्रांसलेट करूं, चाहे वो अलग बात है। और उसके लिए तो आज एआई है ही है, गूगल ट्रांसलेट है ही है। तो वो कोई बहुत बड़ा आप कमाल नहीं कर रहे हैं। कमाल क्या है, सोचना। कमाल क्या है, सोचना। बाकी जितने टूल्स हैं बड़े छोटे छोटे काम है, ये बहुत छोटा काम है। एल्गोरिथम में
ट्रांसलेशन बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा। तो आप बहुत बड़ा काम कोई नहीं कर रहे हैं। तो सजीवता तभी बनी रहेगी जब आपका थिंकिंग प्रोसेस जिस रूप में चल रहा है। और मानसिक संस्कृति तो आपकी पूरी, और व्यक्तित्व का दर्पण, तो निबंध व्यक्तित्व का दर्पण है। तो कभी भी नकारात्मकता नहीं झलकनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। ये आप हमेशा, क्योंकि व्यक्तित्व वही अच्छा माना जाता है जो हमेशा सकारात्मक सोचता है। बात समझ में आ रही है? कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए। अगर कोई चीज पानी है, कोई चीज अच्छी लगी है, तो उसके पीछे पूरी जान लगा देनी है ना? हम्म ठीक है। हाँ हाँ, खत्म करना चाहता है। कार्ल मार्क्स हुए, कोई भी हुए, इनके विचार लिख सकते हैं, वो उनके विचार हैं, उसको आप कोट कर दो, फिर आप क्या सोचते हो वो आप लिख दो। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा डाइजेस्ट करना है ना? जैसे खाने में आप जब खाना खाते हो तो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज खाते हो जिसके बिना खाना अच्छा ही नहीं लगेगा, वो क्या है? अचार। लेकिन अचार जो है, अचार है, नमक है बहुत सारी, लेकिन अचार इतना नहीं खा सकते हो। चावल तो अपूर्वा इतना खा जाएंगे, लेकिन अचार इससे ज्यादा नहीं खा सकते, है ना? अब तो इसमें 15 रोटियां दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक इससे ज्यादा नहीं खा सकती। आपकी बात अलग है। मतलब बात बता रहे हैं। तो जो अचार है ये माओ का विचार है, और जो दाल चावल रोटी सब्जी आप खा रहे हो ये आप है। तो पचा लेगा यार, क्या दिक्कत है, पचा लेगा। उसका तड़का देना है ना? जैसे 250 ग्राम चावल चढ़ाया, आधा किलो जीरा डाल दिया उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? तो जीरा फ्राई की जगह राइस फ्राई बोल देंगे, और क्या, है ना? नाम जीरा फ्राई होता है, लेकिन जीरा होता है 15 दाना, और चावल होता है 250 ग्राम। तो जीरा जो पड़ा है ना, वो माओ है। बात समझिए मेरी। और वो पूरा जीरा उसको स्वादिष्ट बना रहा है ना? नमक, एक कुकर आपने बनाया दाल, और उसमें नमक 2 चम्मच डाला, 3 लीटर का अगर कुकर है तो 5 लीटर में कितना? 5 चम्मच। मतलब 3 लीटर में 2 चम्मच, तो 5 लीटर में 5 चम्मच। बेसिक मैथ, एलिमेंट्री मैथ्स तैयार करनी पड़ेगी। खाना तो रोज बनाते हो, है? ऐसे कुतर्क निबंध में नहीं करने हैं, निबंध में क्या पूरे सिलेबस में नहीं करने हैं। तो मैं जो कह रहा था, जो कोट्स आप लिखते हो वो नमक के बराबर होते हैं, लेकिन उस नमक के बिना जैसे खाना नहीं अच्छा लगता है, ऐसे उन कोट्स के बिना। कोट्स क्यों? कोट्स इसलिए कि आप जो कह रहे हो उसके सपोर्ट में आपने किसी एक बड़े व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि अब बताओ तुम, हमारी बात नहीं मानोगे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा है, मंडेला ने कहा है ना? कलाम साहब ने कहा है। जैसे हम कहें कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। शमसुल कह रहे हैं फर्जी बातें मत करो, सपने सोते में ही देखते हैं। तो हमने कहा, इनको ऐसे लाया खड़ा कर दिया। अब तो बोले इन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। आप पे यकीन नहीं था, लेकिन कलाम साहब पर है हमको। बात समझ रहे? मैंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो नीरज कह रहे हैं इतने दिन से कर्म ही तो कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, अब हम फल पे विचार करेंगे। तो हमने कहा गीता, समझ रहे हो? तो उन्होंने कहा तब गीता की बात है तब तो सही होगी। बात समझ में आ रहे हो, है ना? कहां से बात आ रही है? जैसे कई बार बहुत फालतू बातों पे हम लोग यकीन करते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे दिमाग में हो जाता है कि ये व्यक्ति कह रहा है तो ये सही होगा। तब उसके लिए एक नाम रखा जाता है, अंध भक्ति रखा जाता है ना। अब इंडिया की जनता से ज्यादा बात कोई जानता ही नहीं, क्या सही है क्या गलत है कोई बात नहीं, देश कहां जा रहा है कोई मतलब नहीं है। किसी से भी आप पूछो, थोड़ी सी बात मैं पॉलिटिकल बोल रहा हूं लेकिन कोई गंदी बात नहीं बोल रहा हूं, किसी से भी आप पूछो तो आपको वो मुखर तौर पर विरोध करता हुआ बहुत कम व्यक्ति नजर आएगा। कहेगा कुछ भी हो देश बड़ी अच्छी दशा में है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ ही नहीं है। जरा आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे जाइए, जरा आप फॉरेन पॉलिसी के पैरामीटर्स पे जाइए, बात समझ में आ रहे हैं? जरा आप सूक्ष्म विचार करिए वैज्ञानिक प्रगति की
मतलब डीप लेवल पर जाइए तो आपको पता चलेगा कि नेहरू जी ने जो कर दिया था उस समय, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं इस समय भाजपाई हूं, मैं कोई पाई नहीं हूं, ना सपाई ना कांग्रेसी ना कुछ नहीं। आईआईटी जिसमें अभी एडमिशन के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं, वो किसने बनाया? नेहरू जी ने। वो विजन था। यहां तो केवल सुपरविजन चल रहा है। बात मेरी समझिएगा। अब हम लोग धीरे धीरे टॉपिक पे आ रहे हैं, गंभीर हो जाएंगे, ऐसे ही हमेशा थोड़ी ना हंसते रहेंगे। अब मेडिकल केजीएमयू मेडिकल कॉलेज और महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज बहराइच, है ना, कैंची छूटने की बात सिद्ध कैसे होगी? जब बहराइच मेडिकल कॉलेज में व्यक्ति पढ़ेगा और ऑपरेशन करेगा, कैंची अंदर ही रहेगी। कुछ भी कहने का मतलब एक, है ना, जैसे भी हम इसको कह लें, क्योंकि अच्छे संस्थान हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमिक पैरालिसिस बिल्कुल, आप समझ लो कोई थिंक टैंक हमारे पास है ही नहीं है। योजना आयोग बहुत अच्छा था। मैं खुलेआम अभी, आपको कहीं विरोध नहीं करना है, क्योंकि आप उसी सिस्टम में शामिल होने जा रहे हो, लेकिन सोचना तो है ना, एनालिसिस तभी आप कर पाओगे ना, तभी आप कर पाओगे। तो इन सारी चीजों को आप जैसे जनरल जनरल वे में देखने में सब अच्छा लगता है, चाय पे चर्चा बड़ी सामान्य बात होती है। आपको मैं बताऊं, कभी आप ट्रेन में जब यात्रा कर रहे हो, खैर अब सब सेकंड और फर्स्ट और थर्ड एसी तो खैर सामान्य ही हो गया है, चलते नहीं, कभी आप जनरल बोगी में बैठिए, वहां से अच्छा राजनीतिक मंच आपको नहीं मिलेगा। मार हो जाती है। अगर उसमें किसी पार्टी की तेरी ऐसी की तैसी, तुम चैन पुलिंग करके फेंक देंगे नीचे, चलती ट्रेन में आपको फेंक देंगे, ऐसी ऐसी उदाहरण मिले हैं। बात समझिए। तो ये सामान्य होते हैं और बड़े तगड़े तगड़े आपको विचार देंगे, लेकिन आपको उन विचारों में, रेडी पटरी वाले विचारों पे आपको नहीं पढ़ना है। आपको शोरूम स्तर की बातें करनी है, आपको अपना ब्रांड बनाना है, कि अगर हम कुछ लिखे तो लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ अपना डेवलपमेंट किया है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें। हाँ। नहीं, कोई भी लिख सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये काम कीजिएगा, प्रोफेसर पैडल, प्रोफेसर सैंडल, प्रोफेसर कैप, प्रोफेसर घुटना, प्रोफेसर जोड़ों का दर्द, ये सब नहीं। अगर आपको पता है तो आप लिखिए, उनको नहीं समझ में आ रहा है वो ढूंढे। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जितना साहित्य लिखा गया है सारा एग्जामिनर ने पढ़ ही लिया है। हाँ, नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ता है, बहुत सटीक बैठती है। लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मेरी मेरी केवल एक बात ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी लिखे उसको मतलब सटीक लिखे, शुद्ध लिखे, है ना, तथ्यात्मक गलती ना हो। जैसे आपने लिखा कि फला बुक में ए व्यक्ति ने ये कहा है, तो वो ये ए व्यक्ति अगर ढूंढा जाए तो वो मिल जाए। ठीक है ना, बात समझ में आई? वो ढूंढ सकते हैं ना भाई। आजकल क्या है, चैट जीपीटी पर उसको डाल देंगे, है ना। भाई ये जितना काम हम कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी पर डालिएगा कि अच्छा निबंध कैसे लिखें, वो एक से एक आपको बताएगा, लेकिन वो बताएगा उसके बाद आप भूल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको कैसे आत्मसात करना है। हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि निबंध पाठ्यक्रम में क्यों। ठीक है, हमने कहा कि निबंध गद्य की कसौटी है, कहा ना, कैसे? क्योंकि विचार बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। निबंध आप तभी लिख पाते हैं जब आपका अध्ययन होता है। निबंध आप तभी लिख पाते हैं जब आप मानसिक तौर पर क्या होते हैं, मानसिक तौर पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। कहने का मतलब, मानसिक तौर पर जितने परिपक्व होंगे निबंध उतना अच्छा होगा। गद्य की कसौटी क्यों माना गया? कि निबंध कम शब्दों में संपूर्ण टॉपिक, टॉपिक की हिंदी विषय वस्तु को कवर की हिंदी आच्छादित करती। क्या बात है, आच्छादित करती।
गद्य की कसौटी क्यों माना गया निबंध को? एक दो कारण आप लोग भी बताइए। गिरीश आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। डायमेंशन की हिंदी क्या होती है? आयाम। समस्त आयामों पर सूक्ष्म विश्लेषण। और एक सबसे बड़ी बात जो इतनी देर में हमने की नहीं, क्रमबद्धता बहुत जरूरी होती है। क्रमबद्ध होते हैं निबंध, होता है। लिखिए, निबंध क्या है, लड़का की लड़की? तो आप लोग निबंधी लिखेंगे। क्रमबद्ध होता है, ये बहुत बड़ा गुण है। कौन सी बातें शुरू में करनी है, कौन सी बातें बाद में करनी है, कौन सी बातें अंत में करनी है, मतलब मध्य में। 3 पार्ट में बांट के करेंगे। कल से हम लोग निबंध लिखने लगेंगे। अभी तो अभी काफी बात करनी है। अभी हम लोग कम से कम 25 मिनट साथ में रहेंगे, ठीक है? निबंध गद्य की कसौटी क्यों है? कुछ और बताओ। ग्रामर का कौन सा बहुत रोल नहीं है? हाँ, नहीं, व्याकरण का कोई मतलब नहीं है। व्याकरणिक दोष नहीं होने चाहिए, वर्तनी दोष नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जो आप रचना करेंगे व्याकरण के आधार पर थोड़ी ना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? और कोई एक बात कहिए। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के आपको निबंध लिखना है ना? हाँ, प्रवाहपूर्ण रचना होती है। बहुत क्लिष्ट नहीं होना चाहिए इसमें। सरलता इसका गुण होता है, ठीक है? इस तरीके की चीजें निबंध में होनी चाहिए। बात समझ में? अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि निबंध सिलेबस में क्यों रखा गया। बात कर लिए, क्रमबद्धता इसमें थोड़ी सी हम ले आए तो हमारा काम बन जाए। चाहे नीति निर्माण हो और चाहे नीति क्यों बनाई जाती है? कि उसका क्रियान्वयन हो सके। इन दोनों चीजों में एक बात तो है ही है, ये कॉमन, कि आपको किसी भी टॉपिक पर सामान्य समझ तो होनी ही चाहिए, ठीक है? और जब आप निबंध की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 9 क्षेत्र हैं, जिन 9 क्षेत्रों की हमने बात की है, जो आप जब शासन प्रशासन में आएंगे, जो काम आप करेंगे, कोई काम बताइए जो इन 9 क्षेत्रों से बाहर आपको मिले, घूस लेने छोड़ के नहीं, वो भी उसमें शामिल है। सामाजिक चुनौतियों में एक टॉपिक है, सामाजिक बुराई में भ्रष्टाचार, आ गया ना? इन 9 से बाहर कुछ भी बताइए आप, कोई भी बोलिए, बिल्कुल स्वच्छंद। निबंध पढ़ रहे हो, यहाँ पे कोई वो नहीं है, साइंस नहीं पढ़ रहे हो, कोई बता दो। खुर्शीद आप बताओ, कोई कोई एक टॉपिक बताओ जो आप शासन प्रशासन में, छोड़ दो और सरल करता हूं, जीवन में कोई भी विषय बताओ जिसमें आप नौकरी करोगे या ऐसे सामान्य जीवन जियोगे, या फिर आप किसी को कुछ समझाओगे या कुछ करोगे, बताओ आप, हम ये 9 से रिलेट करके दिखाएंगे आपको। कुछ भी जो आप आसपास देखते हो है। अरे, सिंपल सी बात है, क्या करोगे भाई? अगर आप जीवन जीना है आपको, तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आगे अपने बच्चों को, आगे अपने परिवार के इन लोगों को कराओगे, शिक्षा टॉपिक में है। आप नौकरी कर रहे हो, पैसा कमाओगे, आर्थिक टॉपिक, वो समस्याएं टॉपिक में है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, सब है ना? आप परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, सामाजिक टॉपिक के अंतर्गत परिवार भी है, समाज भी है, ठीक है? जितनी बुराइयां हैं, है ना, मद्यपान, है ना, ज्वाइंट मारना, ज्वाइंट मारना, ये अव्वल दर्जे वाला किसने बताया? इसमें इसमें, ठीक है?
मादक द्रव्य व्यसन, इनके इनके वाले को, जैसे किसी को कहना है कि आप मतलब बहुत मतलब जैसे किसी के बारे में आप बात कर रहे हो, आप तो मादक द्रव्य व्यसनी है, वो समझेगा जी हम तो बचपन से ऐसे ही रहे हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड व्यक्ति होगा तो उसको आप कहिए आप तो मादक द्रव्य व्यसनी है, कहेगा हाँ हम तो, तुम जानते हो मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, समझ में ही नहीं आएगा उसको, बात समझ में आ रही है। अगर कह दो इसमें किया है तो कहते ऐसे बोल रहे हो तो आपके सामने, तुम चाहिए, है ना। सारे टॉपिक निबंध में आ जाते हैं। तो जब आप कोई पॉलिसी बनाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, है ना। बाढ़ आई है तो बाढ़ आई है तो पानी सुखाने के लिए मत बोल देना, राहत सामग्री, है ना, ये करने के लिए। तो कुछ भी आप करोगे तो सारी टॉपिक सारी चीजों की सामान्य समझ होनी चाहिए ना। तो यूपीएससी ने पीएससी ने सोचा कि निबंध लिखवा लेते हैं, इसी बहाने थोड़ा थोड़ा ये व्यक्ति पढ़ लेगा, है ना। कम से कम इतना तो जान ही जाएगा कि बाढ़ क्या होती है। ठीक है। एक राजस्थान का लड़का मेरा फ्लैट पार्टनर था दिल्ली में, मतलब एक फ्लैट था, उसको हम लोग 3 कमरे तो ले रखा था, एक कमरे में मैं रहता था, तो उसको हम लोगों ने पूरा ले लिया था। तो ऐसे होता है वहां दिल्ली में। एक चीज बड़ी अच्छी थी, लखनऊ में भी अब दिखती है, जैसे हम लोग फ्लैट ले लिए, 2 लोग हैं तो 2 लोग फ्लैट ले लिए, 3 कमरे हैं, अब एक कौन ले, तो उसमें बड़ा अच्छा रहता था। उसमें एक प्रिंट आउट निकालो, जाके निकलवाओ और 10-15 जगह चिपका दो कि एक फ्लैट है उसमें एक कमरा खाली है। लड़के लड़की की कहाँ वहां बात ज्यादा वो समस्या नहीं रहती है, तो कोई अपना उसमें आ सकता है। किचन कॉमन, बाकी सारी चीजें। तो एक लड़का हम लोगों से मिला, नया नया लड़का था, तो वो अपना रहने लगा उसमें। इस समय वो उसमें है, सीआरपीएफ में, मतलब अच्छी पोस्ट पे है। एसएससी के थ्रू जो होता है उसमें हुआ था वो, काफी अच्छी पोस्ट पे। तो उसने जो है हमने हम लोग साथ रह रहा था, एक दिन वो गया बाहर, तो हमने कुछ मंगाया था तो हमने फोन किया, तो हमने कहा कि कितनी देर में आ रहे हो, तो उसने कहा भैया मैं आऊं कैसे, बाढ़ आ गई है। तो हम कमरे में बैठे थे, हम फट से बाहर निकले, अपना गए लॉबी से आगे, तो हमने दरवाजा खोला तो झीसी पड़ रही थी। हमने झांका वाका, हमने कहा बाढ़ वाढ़ कहाँ आई है, मतलब बाहर था। तो हमने फिर फोन किया, हमने कहा बाढ़ आ गई, तुम हो कहाँ। अरे कहा भैया मैं मुखर्जी नगर में ही हूँ, बाढ़ आ गई है बहुत तगड़ी। तो उसके कहने का मतलब ये था कि इतना इतना पानी भर गया था, इतना इतना, आधा इंच। वो राजस्थान का रहने वाला था, बचपन से पानी देखा नहीं था बालू के सिवा वो, तो उसी को बाढ़ बोल दिया, दिक्कत आ जाएगी। तो बाढ़ का पता होना चाहिए कि बाढ़ किसे कहते हैं। उसने हमेशा सूखा ही देखा था, है ना। तो प्यासे को एक भी बूंद पानी मिलता है तो लगता है वाह तृप्त हो गए। तो वैसे ही है। तो हमने कहा बाढ़ मतलब नाव भेजे, कहीं नाव भैया अभी नहीं चल पाएगी इसमें, अभी थोड़ा कम पानी है। वो बड़ा सीधा लड़का भी है। अब उसकी स्थिति यह है, अभी 3-4 महीने पहले फोन किया था, तो वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहां पर ट्रेनिंग में सर 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 बोले, तो वो भैया की जगह मुझे भी अब सर कहता सर, तो उससे कुछ बात कर सर, तो हमने कहा यार सर सर, तो भैया आदत बन गई है। तो हमने कहा मतलब वो इस तरह बहुत सीधा, ये बहुत बढ़िया लड़का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो आपको एक जनरल जनरल समझ होनी चाहिए, जनरलाइज वे में आप किसी चीज को देख पाए, इसलिए सिलेबस में रखा गया। जब निबंध आपको लिखना होता है तो थोड़ा सा आप सोचते हैं, है ना। और ये पढ़ने से ज्यादा, जैसे प्रीलिम्स परीक्षा में मानसिक विकास नहीं होता है, आपको पता है, उसमें रटने की और ये सारी क्षमताएं तो विकसित होती है। क्लासेस जब आप करते हैं मुख्य परीक्षा में, जब, और तब तक नहीं होता है जब तक आप बैठे से सुन रहे हैं। जैसे मैंने पूछा गाय पे निबंध लिखो, बस आपका जो सिकुड़ा हुआ दिमाग है ऐसे फूलता है ना, काम करने लगता है, और फिर हम हमारी बातें सुनने लगे, सत्यनारायण व्रत कथा, और फिर वो सो जाता है। तो जितनी तार्किक क्षमता का विकास है, यानी कि आप पक्ष विपक्ष, अच्छा बुरा, है ना, ये सारी चीजें तो आप देख ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, है ना, सकारात्मक नकारात्मक जैसे भी। तो इन सारी चीजों से आपकी सोचने की क्षमता का विकास होता है। तो आयोग ने कहा कि चलो इसको रख देते हैं, थोड़ा सा तो विकास हो ही जाए। बाकी आप यहां से जब जाएंगे ना, कहा जाता है, एक अधिकारी से मुलाकात हुई, तो बैठे हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सीनियर थे। अच्छा, जितने बहुत योग्य लोग होते हैं उनकी सबसे अच्छाई जानते क्या होती है, वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे लग रहा है गोदी में खिला रहे हैं। उन्होंने एक बात मुझसे कही थी, वो बात मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। ऐसे बात हो रही थी
कि अरे ये नेता होता है, ये सब पढ़े लिखे होते नहीं है और रिटायर्ड आईएएस है वो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वैसे पकड़ा दो। कम से कम आपको मेरी कुछ तो खबर लगी। मैं प्यासों मर रहा हूँ, सूखा पड़ा हुआ है। ए सुनो, वहां से रिमोट ले आओ मेरा, ये वाला रिमोट। तो हम लोग कई लोग थे, बैठे थे। अरे बात कहाँ की ये भी बता रहा हूँ, उपाम में। उपाम में ट्रेनिंग, जब आप एसडीएम बन जाएंगे तो यही ट्रेनिंग होगी आपकी, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से उपाम। तो हम लोग ऐसे बड़बड़ा रहे थे और वो व्यक्ति चुपचाप बैठे, सीनियर मोस्ट आईएएस, बड़े सीधे और बैठे। तो उन्होंने, जब सब हम लोग अपना जितना कवलईपन था सब दिखा चुके, तब उन्होंने एक लाइन बोली, और वो लाइन आप लोग जब सुनेंगे तो आपकी भी, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं आप लोग कि आप लोगों ने पढ़ाई की है, आप लोगों के चश्मे लग गए हैं, आप लोगों ने कमर तोड़ी है बैठ के, आप लोगों ने बहुत सारा कुछ संघर्ष किया है, 5-5 6 6 साल खाना बनाए खाए हैं, आप लोगों ने बहुत त्याग किया है, आप लोगों ने अपने पे पैसा खर्च किया है, आप इतनी अच्छी जगह से पढ़े हैं, ये सब कह रहे हैं, और नेता कुछ नहीं किया है। हम लोग सन रह गए। तो अब वो अगली लाइन बोल रहे हैं कि जिस वक्त आप लोग बैठ के कमरे में पंखे के नीचे या जहां भी कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, उस समय ये व्यक्ति अपनी टायर घिसी हुई बाइक पर हवाई चप्पल पहने हुए एक मरीज को अपने मोहल्ले के लाद कर डॉक्टर से इसलिए संघर्ष कर रहा था कि इसका इलाज करो नहीं तो ये मर जाएगा। जब आप यहां बैठ के अपनी तैयारी कर रहे थे, किताबों के बीच में उलझ रहे थे, उस समय वो मोहल्ले में खड़ा नाली गंदी है इसके लिए प्रदर्शन करा रहा था। जब आप लोग यहाँ इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय वो लाठियां खा रहा था। जब आप यहाँ पर नौकरी शुरू किए थे, पैसा पाने लगे थे, उस समय वो कोई एक पार्टी का या उसका कोई सदस्य बना था किसी भी उसमें, कि अवैतनिक काम करना होता था और अपने जेब से जो भी कमाई होती थी उसको खर्च करके जाता था। तो आप बता रहे हैं कि वो फालतू में। नजरिया बदलिए महोदय, अब सोच के देखो, ये कहां लिखा है कि राजनीतिक, ये सब विचार चेंज कर दो आप लोग। ये कहां लिखा है कि राजनीतिक व्यक्ति वही हो सकता है जो पढ़ा लिखा हो? किस पैमाने पे आप कह रहे हैं? क्या पढ़ा लिखा होना ही सारी चीजों की योग्यता का मतलब योग्यता की मोहर लग जाती है उसमें क्या? आप बोलो, पढ़ा लिखा ही होना है और सारे लोग अगर ऐसे ही हो जाएंगे तो समाज में कौन काम करेगा? पढ़े लिखे व्यक्ति सबसे ज्यादा सोचते हैं। आपको एक रैली में जाना होगा, 4 बार आप सोचेंगे कहीं कहीं बंद ना हो जाए। आरओ का आंदोलन हुआ, मैं बंद था वहां, ठीक है, मैं गया। 26 फरवरी शादी थी हमारी बहन की, और 26 फरवरी को इन लोगों ने डेट रख दी। अब जब रख दी तो हम लोग, हमसे लोगों से बात होती थी, सारे लोगों से बात होती थी, लेकिन हमने मना नहीं किया। हम मुद्दा उठाने वालों से वीडियो आप देख लीजिएगा, सबसे पहले व्यक्तियों में से थे। 11 को पेपर हुआ था, 11 फरवरी को, और 11 फरवरी की शाम को, 12 फरवरी की सुबह मैं खड़ा यहाँ चिल्ला रहा था कि पेपर आउट है। और अब इन्होंने रख दिया तो हमने घर पे बड़े हिचकिचाहट के साथ कहा, मेरा घर बहराइच, बहराइच से प्रयागराज 350 किलोमीटर मेरे घर से। तो मैंने बड़ी हिचकिचाहट के साथ घर पे कहा, तो खैर पापा हमको बोल दिए कि ठीक है चले जाओ। लेकिन हमने सोचा कि हम 25 की रात को जाएंगे और 26 को वहां जाके एक आध वीडियो बनाएंगे जो सच बात थी, और लोगों को ये कह देंगे कि भाई मेरे यहाँ बहन की शादी है, चाचा की लड़की की शादी थी, लड़की की, तो और मैं 26 की सुबह चला आऊंगा। अब कितना विचार विमर्श कर रहे हैं, कितना दिमाग लगा रहे हैं। उसके बाद हमको खैर अनुमति मिल गई, मम्मी पापा सब लोग कह दिए कि जाओ। तो मैं गया, रात में मैंने एक दोस्त ले लिया अपना साथ में, हम लोग निकले रात में, वही करीब 10 बजे निकले बाई रोड। तो गए और वहां पहुंचे, पहुंच के 5 साढ़े 5 बज रहे थे सवेरे, आयोग के सामने पहुंचे। वीडियो वो पड़ा है, एक वीडियो बनाया कि मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तो बिल्कुल बस अब तो आंदोलन में कुछ कोई कसर रह ही नहीं जाएगी क्योंकि मुझसे ही आंदोलन था। अरे कहने का मतलब लोगों को प्रेरित करने के लिए। और सादी वर्दी में पुलिस वाले आए, कहे और कैसे हैं आप। एक वीडियो बन गया था, दूसरा खड़े थे, और आयोग के सामने और कोई नहीं। हमने कार पार कर दी थी थोड़ी दूर पे, हमारा दोस्त, उसको नींद लग रही थी, हमने कहा तुम सो, हम ये सब काम करते हैं। तो कहा कैसे हैं, तो हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बताओ आप भी आंदोलन में आए हो? कहे नहीं, आपको लेने आए हैं। चलिए सर। तो हमने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मेरे बहन की शादी। मैं समझ गया, गाड़ी उन लोगों की दूर खड़ी थी। तो अब बस अब हालत खराब। अब मैं क्या करता, मेरे पास 2 फोन थे,
दोनों फोन उन्होंने बड़े प्यार से, तो हमने कहा एक फोन कर लेते, देखिए सर देखने में भी आप ठीक ठाक घर से भी लग रहे हैं और आप हैं टीचर, ये भी मैं जान गया हूँ क्योंकि वीडियो जो बनाया है मैं सुन गया था। तो आपके साथ कोई बदसलूकी मुझे ना करनी पड़े तो आप ये मोबाइल दे दें और चले गाड़ी में बैठे। बढ़िया बोलेरो कार गाड़ी, और मुझे उसमें बीच में बिठाया गया, एक सिपाही इधर एक इधर, कहीं मैं कूद के भाग न जाऊं। तो मुझे खुलदाबाद थाने ले जाया गया, वहां पे बंद किया गया। वहां पे थोड़ी देर हम लोग रहे, तब तक एक दो टीचर और वहां पे इकट्ठा हो गए, मतलब पकड़ पकड़ के आए। फिर सिविल लाइन हम लोगों का ट्रांसफर किया गया। टीचर 3 ही 4 थे वहां, और कोई नहीं था, ये सब झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है, 3 4 टीचर थे। फिर हम लोगों को लेके जाया गया खुलदाबाद थाने से सिविल लाइन। सिविल लाइन में मुझे एक कमरे में, सीलन वाले कमरे में टाट पट्टी उट्टी बिछा दी गई, डाल दिया गया, कहा गया सर यहाँ पे बैठिए, 3 4 घंटे बाद आपको एक चाय मिलेगी। अब हम लोग भूखे प्यासे, अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम, अब घर पे शादी, तो हम अब जोड़ रहे हैं कि चलो ठीक है, अब इंतजाम नहीं कर पाएंगे, बारात आने टाइम तक पहुंच जाएंगे। फिर जोड़ा घटाया, अब घर वालों को ना संपर्क ना कुछ। तो हमारे एक दोस्त है अभी, मतलब उस समय डीआईजी थे, अब उनको फिर सूचना दी गई, तब उन्होंने पता लगाया कि इस नाम का व्यक्ति कोई पकड़ा गया हो, बताओ। तब मेरी लोकेशन पता चलते चलते शाम के 5 बज गए। अब बारात तो 7 बजे आ ही गई होगी। अब हम वहां सोच रहे हैं, अब लोग स्वागत कर रहे होंगे, अब ये हो रहा होगा। तो सारी बातें हुई, मुझे वहां पे सीओ ने बुलाया और सारी चीजें हुई, लेकिन उसने कहा कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हमने कहा कैसे छोड़ेंगे, तो सारे लोग, खैर जितने छात्र थे लगभग 30 35 लोग थे वहां, और जितने टीचर थे सबने कहा लिख के हम दे रहे हैं कि सर को छोड़ दीजिए, इनके घर में शादी है, हम लोग वो नहीं करें। कहीं ये सब जो कह रहे हैं ना, जैसे आपको छोड़ेंगे फिर उसके बाद चिल्लाने लगेंगे सब, कहेंगे अब उनको छोड़े हमको भी छोड़ो। अब आप सोचो कि ये काम इतना कठिन था, जितना कठिन मैं बता क्यों रहा हूं कि पढ़ाना मुझे कभी नहीं लगा। और ये काम वो हर व्यक्ति नेता करता है जो आज मंत्री बना बैठा है, जो आज मुख्यमंत्री बना बैठा है। फिर मुझे छोड़ा 11:30 बजे रात में। तो अगले दिन एक कलेवा होता है हम लोगों के यहाँ, कलेवा जानते हैं, जब सुबह दूल्हे को खिलाया जाता है आंगन में बिठा के, वो सब निपट गया तब मैं पहुंचा। अब ये काम मैं केवल बता इसलिए रहा था कि ये बड़ा कठिन काम था, ये सबके बस की बात नहीं है। और लेकिन आप किसी छोटे मोटे नेता को आप बुलाइए जो बिल्कुल अभी नया नया नेता बना, हाँ चलिए जेल भरो आंदोलन चलाना, वो 15 और ले आएगा, चलो भरो, नेताजी ने कहा है। ये सब काम बड़ा कठिन बड़ा सरल है जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तो आप कभी भी आज से संकल्प ले लीजिए, किसी भी नेता को अनपढ़ जाहिल पढ़ाई लिखाई के आधार पर ये सब मत कहिएगा। सब कुछ कलम तोड़ना ही नहीं होता है, पत्थर तोड़ना भी एक महत्वपूर्ण काम है। बात समझ में आ रही है? नाली साफ कराने के लिए संघर्ष भी कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए स्वच्छता अभियान चल पा रहा है। बात समझ रहे हो? तो पार्षद जो है वो भी महत्वपूर्ण है, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, वो एक अलग एंगल है। बालू खनन में आईएएस नहीं शामिल होते हैं, बिना आईएएस के शामिल किए बालू खनन करा के दिखाओ। ऐसे मिस्टर मत बोलो, सब हर चीज का काट है। ये निबंध आप लिखने जा रहे हो इसलिए मैं हर चीज आपको बता रहा हूं। और आज से कभी भी, है ना, आज से कभी भी आप किसी भी पब्लिक जगह पे, प्लेटफॉर्म तो अलग ही बात है, बहुत बड़ी बात हो गई, कभी नेता की इस मुद्दे पे बुराई मत कीजिएगा कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। राबड़ी देवी सीएम बन सकती है क्योंकि वो लालू की वाइफ है, क्योंकि लालू जी ने संघर्ष किया है। वो अंगूठा छाप है क्या है, कोई मतलब नहीं है। मायावती जी सीएम बनेंगी फिर से, अगर उनको बहुमत मिलेगा, वो पेपर में देख के पढ़ रही है भाषण, वो अच्छी प्रखर वक्ता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझिए आप, ठीक है। और सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आप सोचो, अगर पढ़ाई लिखाई की कसौटी होती तो मनमोहन सिंह सबसे अच्छे प्रधानमंत्री माने जाते। सिद्ध हो गया ना। तो आप कभी भी पब्लिक उस पर ना करो, आपकी लेखनी में भी नहीं आना चाहिए। आप हर कंपटीटर ये कहता है राजनीति में भी एक एग्जाम रखना चाहिए, ये बातें हम अक्सर सुनते हैं। हाई स्कूल पास हो, बीए किया हुआ हो, ये सब बातें आप करते हैं, चलो ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन आप रख दीजिए कि हाई स्कूल पास हो, अच्छी बात है, मेरे उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई कहे पीएचडी धारक ही प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनने की कसौटी ये है नहीं। स्वस्थ विश्लेषण करिए, आप पीएचडी किए हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया पीएचडी ही करे, ठीक है ना। और सुनो, सफलता का भी पर्याय पढ़ाई लिखाई नहीं है, लोगों ने सिद्ध किया है ना। सचिन तेंदुलकर
10th विराट कोहली, 12th है ना, मार्क जुकनबर्ग, बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ा है, यूनिवर्सिटी गया है लेकिन कोई बहुत हाई स्कूल के बाद ही वो कोडिंग वोडिंग करने लगा था, है ना, बिल गेट्स, ये बड़े सब पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है, ना सफलता का पर्याय है और ना किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ाई लिखाई के आधार पर किसी की इस रूप में आलोचना कर सकते हो कि वो जाहिल व्यक्ति है, वो नहीं होना चाहिए, इसमें आप अपने को बहुत महान मान रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर यह कहा गया कि तार्किक क्षमता का विकास हो जाए। तो मंत्री जी पढ़े लिखे या नहीं, आप पहुंचोगे, आपकी तार्किक क्षमता का विकास हो गया है, आप बताओगे। कोई पॉलिसी मंत्री जी नहीं बना देते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, साइन होता है आईएएस का, पॉलिसी बनाते हैं आप लोग, जब आरओ बन के पहुंचोगे वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, वैचारिक समझ का आकलन इसमें बहुत बढ़िया हो जाता है। वैचारिक समझ का मतलब है कि आप विचार कर सकते हो, आप आलोचना कर सकते हो, आप अच्छी बुरी बातों की समालोचना कर सकते हो, अच्छाई बता सकते हो, बुराई बता सकते हो, कमी बता सकते हो, और कमी बता के आप छोड़ते नहीं हो। ठीक है ना, जैसे आपने पैथोलॉजी में टेस्ट कराया, आप डॉक्टर हैं, तो आप कहते हो ठीक है टेस्ट हो गया, आप जाओ, गड़बड़ है ना। टेस्ट होने के बाद में आपको मेडिकेशन देना है ना, दवा बतानी है, इंजेक्शन लगाना है, दवा देनी है, सिरप देना है, क्या करना है, जरूरत पड़ेगी तो ऑपरेट करना है। बात समझ में आ रही है? तो वो भी आपको करना पड़ेगा, और पूरे जीवन आपको हमको पढ़ना ही है। जब आप अधिकारी बन जाओगे, अभी तो आप कहते हो चलो चलो मोमो खा के आते हैं तब पढ़ते हैं, जब तो उसमें पढ़ रही थी परसों, अब ये सट से स्कूटी उठाई, पूछो सच बात है, महानगर पहुंची, मोमो खाई, उसके बाद में आके फिर पढ़ी। अब जरा बताओ, आयोग में ये बैठी होती और वहां पे काम इनको दिया गया तो क्या रखो लेटर, चलो मोमो खा के आते हैं, ये नहीं होगा, वहां पे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, वहां पे करना ही पड़ेगा, पूरे जीवन पढ़ना ही होगा आपको, ये पढ़ाई से छुटकारा आप नहीं पाओगे, ये ना सोचो। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब पढ़ाई बंद, नौकरी के बाद ही तो पढ़ाई चालू होती है, खूब पढ़ना पड़ता है अगर ठीक ठाक काम करोगे तो, बाकी कुछ लोग तो बकैती हर जगह करते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं। तो पढ़ने और निबंध लेखन की सबसे खास बात है कि बिना पढ़े आप निबंध नहीं लिख पाओगे। लेकिन पढ़ने का मतलब क्या है कि कंटेक्स्ट पढ़ना, संदर्भ सामग्री पढ़ना, जैसे आर्टिकल पढ़ना, कुछ किताबें पढ़ना, इस तरीके, फिर उसका सार आप लिख रहे हो। तो निबंध इसलिए भी सिलेबस में रखा गया, निबंध इसलिए भी सिलेबस में रखा गया कि आपकी लिखने और पढ़ने की क्षमता का विकास हो पाए। आपको लेटर दिया जाएगा और उसका टेबुलर फॉर्म बनाना है। टेबुलर फॉर्म वही व्यक्ति अच्छा बना पाएगा जिसमें चीजों को पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता होगी। ऐसे कैसे बना पाओगे टेबुलर फॉर्म? सारांश कौन लिख पाएगा? वही तो, और आपको पूरे जीवन सारांश लिखना है। अभी तो यहाँ पे पाठ्यक्रम में कर रहे हो, आप वहां पर जाओगे तो लेटर का सारांश करना है, वहां पे जाओगे तो जैसे एक परीक्षा इन्होंने कोई दी थी वो वाली, शॉर्ट हैंड वाली, तो शॉर्ट हैंड क्या है, उससे बड़ा तो सारांश कोई दुनिया में है ही नहीं है। ये लोग जो शॉर्ट हैंड वाले सीखे वाले लोग होते हैं, वो 2 घंटे के भाषण को आधे पेज में नोट कर देते हैं, है ना। आप भी सीखे हो, शॉर्ट हैंड नहीं आती, इनको आती है ना। जैसे अभी मैं बाहर निकलूंगा तो कहेंगे सर ये पढ़ाया आपने, एक पर्ची लिख के दे देंगे और ये बता भी देंगे, ऐसा होता है, उसमें एक एक वर्ड के मतलब है पूरा लिख देते हैं। तो आपको पूरे जीवन ये काम करना है, तो निबंध इसके लिए एक अच्छा माध्यम था, तो उन्होंने कहा रखो सिलेबस में, पढ़ता रहेगा, है ना, और लिखता रहेगा शुरू में, तो बाद में भी पढ़ लिख सकेगा। और सृजनात्मक क्षमता और मौलिकता, निबंध की सबसे बड़ी शर्त है कि मौलिक होना चाहिए। मैं चाहूंगा, मेरा जो मानना है, कल से हम लोग निबंध पढ़ने लगेंगे, कल मैं स्टार्टिंग मतलब निबंध कैसे लिखा जाता है शुरू से अंत तक मैं बता दूंगा। और मैं चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति मेरा पढ़ाया हुआ हूबहू निबंध, इनमें से कोई भी, जितने लोग ये हैं, ये ऑनलाइन है, कोई भी वहां पे लिख के मत आना, सब अपने शब्दों में लिखना। तब आप कहोगे मेरे पढ़ाने का मतलब क्या? मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, मैं आपको टॉपिक की संदर्भ सामग्री दूंगा, मैं पीडीएफ भी दूंगा आपको, ऑफलाइन वालों को नोट्स दूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब मैं इतने लोगों का एक ही टॉपिक पर मेरा ही पढ़ाया हुआ साहित्य एवं संस्कृति निबंध जब चेक करूं, तो लगे कि इन सबने अपने आप लिखा है। ठीक है, कोट हो सकते हैं वही, स्टार्टिंग उस तरीके की हो सकती है, मिडिल जो मटेरियल है पूरा मुख्य भाग वो वही हो सकता है, लेकिन शब्द आपके होंगे। ठीक है, वाक्य आपका होगा, कीवर्ड्स हमारे हो सकते हैं, मैं ये चाहूंगा, तो मार्क्स आपके उठेंगे किसी भी टॉपिक पे। जैसे एक टॉपिक माना जाता है महिला वाला, जिसमें लोग कहते हैं नंबर नहीं मिलता है,
आप तरीके से लिखिए, तो शुरू करिए अच्छे से, है ना। आप लिखिए तो अब शुरू कैसे करें, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है। कुछ लोग लिखे शुरुआत ऐसे कर देंगे नारी वाली की, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रगत रजत नवतल में, है ना, यही तो है। तो अब ये इसको थोड़ा सा मैं निगेटिव शुरुआत मानता हूँ। मैं नारियों को तुमने पहले ही चौपट कर दिया। खाली ये श्रद्धा का विषय थोड़ी ना है। अगर यही होती तो ये काहे आरओ की तैयारी कर रही होती, इनको घर में स्थापित कर दिया था। ये तो सीमित करना है ना। अब बैठा दिया था, सुबह शाम जैसे पूजा की जाती है वैसे सुबह मोमो, दोपहर में सैंडविच, चाउमीन, शाम को एक कॉफी 4 बजे, श्रद्धा बनी बैठी है। आजकल की नारी ऐसी नहीं है। एक समय उन्होंने लिखा होगा, जयशंकर प्रसाद जी की है रचना में, तो ये नहीं है। आजकल ऐसी नहीं, तो आपकी उसमें झलक होनी चाहिए, है ना। आजकल नारी किसी भी भाई आज आपके यहाँ जो मिशन वो था ना, कौन था, चंद्रयान, उसकी पूरी जितनी भी टीम थी उसमें सब महिलाओं ने ही पूरा वो किया था नेतृत्व। मंगलयान, मंगलयान सॉरी, मंगलयान में मूवी देखी है ना। हाँ, हाँ, मिशन मंगल, बढ़िया, ठीक है। शमसुल बहुत मुस्कुराते हैं जब तुष्मा बोलती है कोई, तो शमसुल एक दिन इनसे कह रहे हैं, हमसे कह रहे थे, इनसे नहीं, देखो इनकी बड़ी तारीफ की थी अकेले, कहे कि पूरे जीवन आज तक बहुत कम लोगों को देखा है, उसमें सर तुष्मा है जिसको कोई भी ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जिसके बारे में जानकारी ना हो। आप इधर बोलते हैं और वो उधर बताती है, दोनों लोग आप बराबर रहते हो। ये हमसे बता रहे थे, मिलने आए थे एक दिन, ऐसे वहां बैठे थे हम लोग। तो मतलब ये बात, ये अच्छी चीज है, इससे इनका निबंध अच्छा रहेगा, ठीक है ना। पर लिखने लिखने की क्षमता का विकास करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, और आलोचनात्मक क्षमता बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज की आलोचना नहीं कर पाते हैं तो बड़ी समस्या है। आलोचना का मतलब बुराई नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ, बुराई नहीं है, थोड़ा सा नकारात्मक छौंका होता है, छौंका मारते हैं नकारात्मक, वही जीरा फ्राई, है ना। लेकिन ज्यादा क्या होगा, सकारात्मक चीजें होंगी ठीक ठाक, लेकिन नकारात्मक छौंका मार देंगे उसमें, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर पाते, जैसे अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए, तभी आप प्रश्न पूछेंगे कि आप बता तो ऐसे रहे हैं लेकिन लिखेंगे कैसे। अब ये तो कोई भी बता देगा, ये तो चैट जीपीटी भी बता देगा। तो ये काम हम करने वाले हैं, मेरे पास है इसका जवाब, कि मैं इसको धीरे धीरे आपको ले चलूंगा। कल के उसमें तो निबंध इसलिए रखा गया, जितनी भी बातें आज हमने की उसमें कोई भी बात किसी काम की नहीं है लिखने के मामले में, लेकिन सारी बातें बड़े काम की हैं कि आप लिखने के बारे में सोच पाएंगे। सारी बातें बड़े काम की हैं कि आप कम से कम ये जान पाएंगे कि निबंध क्यों रखा गया, क्यों लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। ये आज कुछ ना समझ में आया हो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बात ऐसी थी, उलझाऊ थी थोड़ी, लेकिन कल से समझ में आएगा। कल का जो हमारा टारगेट होगा, कल हम करेंगे, मुख्य टॉपिक ये होगा कि निबंध कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें। और कैसे लिखे में सबसे पहला हमारा ये होगा कि शुरुआत कैसे करें, मुख्य भाग में क्या लिखें, है ना, और उपसंहार कैसे करें। ये 3 चीजें, ये हम काम कल करेंगे, और यहीं से हम निबंध लिखना स्टार्ट कर देंगे। लक्ष्य पूरे सिलेबस में होगा 6, हर सेक्शन से 2-2 हम लेके चलेंगे। कम से कम आपको 6 निबंध लिख के तैयार करके जाने हैं, लेकिन 6 का मतलब 6 नहीं है, 6 का मतलब है कम से कम 18 से 24। इससे ज्यादा निबंध मैं चाहूंगा नहीं कि आप तैयार करें। कोशिश ये रहेगी कि अंत समय में जो भी निबंध मैं आपको 10, 7, 8, कभी कभी 4, 5 में बताऊं, उन्हीं में से 3 लिखने को आ जाए। ऐसा हुआ है, ईश्वर की कृपा रही तो इस साल भी ऐसा होगा कि मैं 5-6 निबंध आपको बताऊंगा लास्ट में, कि अब ये आप फिल्टर कर लीजिए। वो हो सकता है इनका अलग हो, इनका अलग हो, इनका अलग हो, वो इन 24 में से होगा, सबका अलग अलग हो सकता है, और अंत में उसी में से आपको मिल जाएगा। निबंध में जो टारगेट रखना है वो मार्क्स आपके हैं, टारगेटेड मार्क्स 85। कल आप बता रहे थे कि कोई एक है सर जो पढ़ाते भी हैं और उन्होंने एग्जाम दिया था तो उनको 90 प्लस नंबर मिले थे। मिल सकते हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन टारगेट वो रखिए जो आपके दिमाग पर प्रेशर ना डाले। 85 बहुत है, 85 से आरओ में बता रहे थे, तो मेरी जानकारी में तो 85 87 तक है, लेकिन आरओ में मेरी जानकारी में नहीं है, तो मैं जब है नहीं तो मैं नहीं कह सकता। 85 टारगेट रखना है,
85 टारगेट का मतलब हुआ कि हर 40 नंबर के निबंध में आपको 27-28 नंबर मिले कम से कम, ठीक है। 28 से जब ऊपर मिलेगा तब आप 85 पहुंचेंगे, है ना। किसी में 28-29 भी मिल जाए, किसी में 29-30 भी मिल जाए, और ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। एवरेज में आपको अच्छे निबंध पे 25-26-27 नंबर मिल जाते हैं, तो आपका 80 पहुंच जाएगा। बहुत सामान्य सी बात है, बात समझ में आ रही है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, कभी किसी को मिल गया होगा वो अलग बात है। पीसीएस 2023 में इनके निबंध में अच्छे नंबर आए थे, 97, 95 थे, 95 पीसीएस में 150 में, है ना। 15 छक्का 90, 60% और 63% हो गया, ठीक है। 63% ही तो नहीं, 62% हुआ, 63%, 95, हाँ ठीक है 63%। तो अब मान के आप ये चलो 63% नंबर इनके आए थे, और ये 80 नंबर कितना हो गया इसका, 60%, 85 हो गया, कितना वही हो गया लगभग, है। हाँ, उस हिसाब से 12 छाक 72, 72 पे ये क्या हो गया, 60%, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इनके 75 नंबर हुए, आप जो बता रहे हो। तो वो ठीक नंबर थे। इनकी पूरी मार्कशीट इन्होंने हमको दिखाई थी। इनका केवल इंटरव्यू 20 उस नंबर से रुका था, और लेकिन इनके कुछ पेपर में इतने खराब नंबर थे कि क्या बताएं। और एक पेपर में इतना अच्छा नंबर था, किसमें, जीएस थर्ड में इनको नंबर जानते कितना मिला था, 100 नहीं, ज्यादा था, और ज्यादा था, और ज्यादा था। मतलब उसमें मिलता ही नहीं है, उसी में इनको मिला था, जिसमें किसी को नहीं मिलता है उसी में इनको मिला था। बाकी जिसमें अब इनके हिंदी में बहुत खराब नंबर थे, इतने खराब नंबर थे, 70 के राउंड नंबर थे, 75 के आसपास। और उसमें 20 बढ़ जाते तो इनके इंटरव्यू कॉल हो जाते। तो ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं मिलेगा नंबर। जितनी बातें इतनी देर हम लोग बकवास कर रहे थे, इन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको आर 23 में कितने मिले थे, और आपको कितने मिले थे, देखो इनको 77 मिले थे, है? हिंदी में, निबंध में बहुत खराब लिखा था तब भी मिल गए थे। 17 में सबको नंबर मिला था, क्योंकि उस बार कटाव खूब ज्यादा गया था। हाँ, कटाव बहुत ज्यादा ही चला गया था। अब नंबर नहीं मिल रहा है। टारगेट तो यार अच्छा ही रखेंगे ना, टारगेट तो अच्छा रखना ही है। 75 नहीं, ठीक है 75, टारगेट 85 रखेंगे। लेकिन मैं सारी असलियत से आपको रूबरू करा दे रहा हूँ, उससे दूर नहीं भागना है। मैं कभी भी ऐसे टारगेट आपको नहीं बताऊंगा। आपने कल कहा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ठीक है हम भी 90 चलो रख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हुए हैं। 278 टॉपर है, 256 के आसपास तक सिलेक्शन हो गया है। हाँ, हाँ, 57 थी कि 56 थी, 257 थी, वही मुझे एक नंबर याद नहीं है। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो सबके साथ ऐसा होगा। लेकिन टारगेट हम 280 वाला ही लेके चलेंगे, क्योंकि वो एक आदर्श टारगेट है, 7 चौक 28, 70%, ठीक है। तो उस टारगेट में 80-85 के बीच में हमको रखना है। जैसे हिंदी का टारगेट हमको 70 रखना है, 66-67 भी मिल जाए ठीक है, लेकिन 70 का से नीचे टारगेट नहीं रखना है। तो ये काम हमको करना है। तो हर टॉपिक से 2-2 निबंध हमको तैयार करके यहाँ तक पहुंचना है। कल से शुरुआत करेंगे। और आज का होमवर्क ये है, आप लोग भी नोट कर लीजिए। खुद के बारे में 600 शब्द लिखकर लाना है सबको। बस यही जिस दिन हो जाएगा, बस इस दुनिया का कोई भी टॉपिक आप लिख लेंगे। और जो नहीं लाएगा, हाँ, किसी के सामने नहीं पढ़ेंगे, ये मेरा वादा है। सबकी बातें गोपनीय रखी जाएंगी, बिल्कुल पक्का वादा है। यहां नहीं दिखाया जाएगा। ऑनलाइन वाले मुझे पर्सनली भेजेंगे व्हाट्सएप पे 6307281212 पे, ठीक है ना। ये हमारा व्यक्तिगत वार्तालाप होगा। अपने बारे में सबको लिख के लगभग 500 शब्दों में लाना है। अगर ये काम आप कर ले गए, आपको निबंध की क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर इस निबंध 40 नंबर में आपको 20 नंबर भी मिल गए, बस आप बहुत अच्छे लेखक हैं। आपकी लेखनी बहुत परिमार्जित है, विशुद्ध लेखन आप करते हैं, उच्च स्तर के विचारक हैं आप, वैचारिक क्षमताएं आप में व्याप्त हैं, बौद्धिक रूप से आप बहुत ही परिपक्व हैं, है ना, है?
अपने बारे में लिखना है तो अपने बारे में तो उत्तम पुरुष ही होगा ना। अब अपने को वह कैसे लिखेंगे? आप ऊपर नाम लिख देंगे कि हाँ, तो ऊपर तो आपने दिखा दिया ना। हाँ, जैसे कुछ बातें हैं जो अपने बारे में नहीं है, तो कहते विनोद बहुत ही, अब जैसे भी लिख के आइए। अब ये भी डिसीजन आपको लेना है, मजाक मत लीजिएगा इसको, इसको आप लिख के लाइएगा। मैं किसी की बात कहीं नहीं करूंगा, इसको मैं व्यक्तिगत तौर पर आपके साथ बैठ के, सबके साथ मैं 5-5 मिनट बैठूंगा, लिखूंगा। मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियसली लिखिएगा। किसी की बात किसी से शेयर नहीं होगी, ये मेरा वादा है। कमरे में, मेरे केबिन में तभी कोई व्यक्ति जाएगा जब एक कॉपी चेक हो जाएगी। और अगर ये काम आपने कर लिया, अरे यार, सबसे ज्यादा किसके साथ रहे हो बचपन से? अपने साथ। भाई मम्मी के साथ पढ़ाई करने गए, पूरा दिन स्कूल में बचपन से नहीं रहे। पापा का तो वही नहीं है, पापा तो बाहर ही रहते थे दिन भर। बहुत सारी चीजें हैं। अपने साथ आप सबसे ज्यादा रहे हो। मंगल मिशन के साथ 1 मिनट भी नहीं रहे हो, उस पर लिखने का आप तैयार हो। गाय पे बैठ के कभी यात्रा की, उसके साथ आप लिखने तैयार हो, है ना। आप पॉलिसी भ्रष्टाचार किए नहीं आज तक, आप किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया जो सर्विस में नहीं, उस पर लिखने तैयार हो। अपने बारे में लिखने, और बिल्कुल स्वच्छंद हो आप, कुछ भी लिखो। मैं बहुत ही दुष्ट हूं, लिखिए आप, लिखिए तो। और दृष्टिकोण को मैं नहीं बताऊंगा, अब ये आप पे डिपेंड करता है। और इसको अगर आपने नहीं लिखा तो जान लीजिए आप पढ़ना चाहते ही नहीं है, आप सीखना नहीं चाह रहे हैं। तो आप सीखना नहीं चाहेंगे तो मैं क्या कर लूंगा? ठीक है ना। कल मिलते हैं, कल का यही होगा। कल से आप लोग निबंध लिखने लगेंगे, और लिखने तो आज से ही लगेंगे। हाँ, और इसको कितने समय में लिखना है? 500 शब्द है, 600 दे देते हैं, चलो 600 कर देते हैं, 100 और बढ़ा देते हैं। पर्सनल रिक्वेस्ट है इनकी, 100 और बढ़ा देते हैं। सबके लिए 500, इनके लिए 600, याद रखना। ठीक है, समय 1 घंटा। जब अभी कार चला के जा रहे हो ना, तब अपना सोचो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। टेस्ट की कॉपी चेक हुई है? नहीं हुई है श्रेया, मिल जाएगी आज शाम तक, सब मिल जाएगी। ज्यादा कॉपियां हो गई थी, वो अपलोड कर दी जाएगी। इन लोगों की सब मिल गई है। वो उसको टैब से चेक करना पड़ता है ना, पेन टैब से।